हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन बेसिकली होते क्या हैं? ये वो कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन प्रेजेंट होता है और हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं लिखता हूँ CH4, तो इसमें बस कार्बन एंड हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोकार्बन है। बट अगर मैंने लिखा होता CO2, तो इसमें कार्बन एंड ऑक्सीजन है, तो ये हाइड्रोकार्बन नहीं है। हाइड्रोकार्बन बनने के लिए आपके पास हमेशा क्या होना चाहिए? कार्बन होना चाहिए, उसके साथ हाइड्रोजन होना चाहिए। अब हाइड्रोकार्बन को हम दो कैटेगरी में ब्रेक करते हैं, एक सैचुरेटेड होता है, दूसरा अनसैचुरेटेड होता है। सैचुरेट का मीन होता है कि यहाँ पे जो कार्बन कनेक्टेड है आपस में वो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, और उस वाले हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहते हैं। और अनसैचुरेट का मतलब है कि यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी एग्जिस्ट कर सकता है। अगर डबल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको हम लोग एल्कीन कहते हैं, ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको हम लोग एल्काइन कहते हैं। तो जो आज का टॉपिक है हमारा वो किसके ऊपर है? एल्कीन के ऊपर है। तो सबसे पहले एल्कीन की हम लोग प्रिपरेशन करने वाले हैं, और हम प्रिपरेशन किससे कर रहे हैं? एल्काइल हैलाइड से कर रहे हैं। इसका जो फर्स्ट मेथड हमारे पास होता है उसको वुड्स रिएक्शन कहते हैं। और ये जो वुड्स रिएक्शन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये बहुत बार आ चुका है। वुड्स रिएक्शन में होता क्या है कि आपको दो मॉलिक्यूल लेने हैं एल्काइल हैलाइड के। ये पहला मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, और इसमें आपको डालने हैं 2Na। तो यहाँ से आपका जो 2NaX है ये बाहर हो जाएगा, और R के साथ क्या कनेक्ट हो जाएगा? R कनेक्ट हो जाएगा। तो R के साथ R कनेक्ट हो गया और बाहर क्या निकल गया? 2NaX बाहर निकल गया। एग्जाम्पल के लिए हमने लिया CH3Cl, फिर से मैंने लिखा CH3Cl, उसको मैंने उल्टा करके लिखा हुआ है ताकि जो Cl है वो बाहर की तरफ आ जाए और आपको क्लियरली आइडिया हो कि NaCl बाहर कैसे निकल रहा है। तो यहाँ से आपका क्या बाहर निकल जाएगा? 2NaCl बाहर निकल जाएगा, और CH3 किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा? दूसरे CH3 के साथ आके कनेक्ट हो जाएगा। इसका हमारे पास ड्रॉबैक क्या होता है कि इससे आप बस इवन नंबर ऑफ एल्केन प्रोड्यूस कर सकते हो। अगर आप ऑड बनाने जाओगे तो हमें क्या मिलता है? मिक्सचर ऑफ एल्केन मिलता है, जिनकी सेपरेशन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट एंड कॉस्टली होती है। तो सबसे सिंपल तरीका क्या है कि अगर आपको इवन नंबर ऑफ कार्बन चाहिए तो आप कौन सा मेथड फॉलो कर सकते हो? वुड्स रिएक्शन, इसको आप फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो RX के साथ है, H2 का रिएक्शन। H2 को हम ऐसे लिख सकते हैं H सिंगल बॉन्ड H, तो एक यहाँ से H और एक यहाँ से X, ये HX बन के बाहर निकल जाएगा। और ये जो हमारे पास एक H बचा था वो किससे आके कनेक्ट हो जाएगा? R के साथ आके कनेक्ट हो जाएगा। तो आपको क्या मिल जाएगा? RH मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए हमने लिया CH3Cl, उसमें H2 डाला, तो H2 को हम ऐसे लिख सकते हैं H सिंगल बॉन्ड H, तो एक H और एक Cl बाहर, HCl बन के, और जो H बचा वो जाके किससे कनेक्ट हो गया? CH3 से कनेक्ट हो गया, तो आपको क्या मिल गया? मीथेन मिल गया। तो ठीक है। नेक्स्ट जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो कार्बोक्सिलिक एसिड से है, जिसमें पहला जो मेथड है उसको डीकार्बोक्सिलेशन कहते हैं, और ये वाला मेथड बहुत ही ज़्यादा क्या है? इम्पोर्टेंट है। इस मेथड में होता क्या है कि आपके पास पहले कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, जैसे हमारे पास है CH3COOH, तो इसमें आप डाल दो Na, तो NaH के प्लेस पे आ जाएगा और ये कंपाउंड आपको मिल जाएगा CH3COONA। इसमें डालना है आपको NaOH इन प्रेजेंस ऑफ CaO, एंड इसको कर देना है हीट। तो आपको बस इतना देखना है कि ये जो पोर्शन है ये कंप्लीट पोर्शन आपका किस फॉर्म में बाहर निकल जाएगा? Na2CO3 बन के बाहर निकल जाएगा, और यहाँ से जो H बचेगा वो किसके साथ कनेक्ट हो जाएगा? CH3 के साथ आके कनेक्ट हो जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा? CH4 मिल जाएगा। ठीक है, इसको हम स्टेप डाउन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट में हमारे पास दो कार्बन थे, बट प्रोडक्ट में हमारे पास कितने कार्बन रह गए? एक कार्बन रह गए। अब आपसे ऐसा पूछ सकता है कि आपने कैल्शियम ऑक्साइड क्यों लिया? तो ये जो रिएक्शन होता है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो इसको बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे करना होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड इसको हाई टेम्परेचर पे ईजिली करवा देता है। प्लस जो NaOH होता है वो हाइग्रोस्कोपिक होता है, तो वो उसको क्या करता है? ड्राई भी रखता है। ये काम किसका होता है? हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड का होता है। नेक्स्ट जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस है। तो इसमें आपको क्या करना होता है? एक कंटेनर लेना है, उसमें आपको दो रॉड्स लगा देनी है, कनेक्ट कर देना है उसको बैटरी के साथ, और उसके अंदर आपको क्या फिल करना है? इन दोनों को फिल करना है, CH3COO उसके साथ H2O। जैसे हम करंट पास करेंगे तो करंट पास करने पे क्या क्या ऑब्जर्वेशन होती है ये हम लोग चेक करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड था उसमें से करंट पास करेंगे, तो क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट है तो K+ अलग हो जाएगा और एसिटेट आयन आपका अलग हो जाएगा। सिमिलरली जो हमारे पास वाटर है, वाटर में से करंट पास करेंगे तो H+ अलग हो जाएगा और OH- अलग हो जाएगा। ठीक है। अब होगा क्या कि एनोड पे हमेशा कौन सी प्रोसेस होती है? एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन, मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या होने वाले हैं? लूज़ होने वाले हैं। तो ये जो हमारे पास एसिडेट आयन बना था ये कन्वर्ट हो जाता है इथेन में, और साथ में 2CO2 और
2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है। अभी होता है कैसे, एक्चुअली में क्या होता है, इस मॉलिक्यूल को आप इस वाली फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये पूरा का पूरा जो मॉलिक्यूल है ये CO2 बन के बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो बॉन्ड टूटा है वो आपका कैसा बॉन्ड ब्रेक हुआ है, होमोलिटिक वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है। तो CH3 का आपको क्या मिल जाएगा, रेडिकल मिल जाएगा। कितने रेडिकल मिलेंगे, 2 रेडिकल मिलेंगे। दोनों रेडिकल आपस में कंबाइन होकर क्या क्रिएट कर लेंगे, इथेन को क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। और जो एनोड पे हमारे 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे वो हाइड्रोजन क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, मतलब H+ उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो मेथड है उसको बोलते हैं हम कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। अब इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि नॉन पोलर नेचर के होते हैं, तो बस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर ही सॉल्युबल है, जैसे बेंजीन, केरोसिन, पेट्रोल, इनके अंदर ही सॉल्युबल होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाए किसी भी सब्सटेंस का, तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए आपको जनरली क्या देखनी होती है, वैन डर वाल फोर्सेस देखनी होती हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो कार्बन काउंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन में है, सरफेस एरिया के साथ डायरेक्ट रिलेशन में है, वैन डर वाल फोर्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन में है, बट ब्रांचिंग के साथ कैसे रिलेशन में है, इन्वर्स रिलेशन में है। जैसे एग्जांपल के लिए हमें ये फर्स्ट मॉलिक्यूल दे रखा है और ये हमें सेकेंड मॉलिक्यूल दे रखा है और आपसे पूछ रहा है कि ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है। तो हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि जो सरफेस एरिया है वो किसका ज़्यादा है, इस वाले मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया ज़्यादा है। 1 2 3 4 5 5 कार्बन आ रहे हैं इसके सरफेस पे, और यहाँ पे कितने कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। तो 5 कार्बन वाले के पास क्या होगा, ज़्यादा सरफेस एरिया होगा इन कंपैरिजन टू 4 कार्बन। इसलिए हमारे पास क्या हो रहा है, वैन डर वाल फोर्स बढ़ रही है, और वैन डर वाल फोर्स बढ़ने से हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज़ हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा वियर्ड सा है। अगर इवन नंबर एल्केन है तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, ऑड नंबर ऑफ एल्केन है तो मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। ये बेसिकली इसलिए कि जो इवन नंबर वाले हमारे पास एल्केन्स होते हैं उनकी जो पैकेजिंग है काफ़ी अच्छी होती है क्रिस्टल लैटिस के अंदर। मेल्टिंग पॉइंट के लिए आपको क्या देखना होता है, क्रिस्टल लैटिस के अंदर पैकेजिंग किस तरीके से हो रही है। बॉइलिंग पॉइंट के लिए आपको ये सारे फैक्टर देखने होते हैं, बट मेल्टिंग पॉइंट के लिए बस आपको क्या चेक करना होता है कि क्रिस्टल लैटिस में हमारी पैकेजिंग किस तरीके से हो रही है। तो सिमेट्रिकल पैकेजिंग होगी तो मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, और इवन नंबर ऑफ एल्केन की कैसे पैकेजिंग होती है, सिमेट्रिकल पैकेजिंग होती है। नेक्स्ट है हमारे पास केमिकल रिएक्शन। तो पहला रिएक्शन हमारे पास सब्स्टिट्यूशन या चेन रिएक्शन होता है। बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, एक हाइड्रोजन हटता जाएगा, उसकी जगह पे क्या अटैच होता जाएगा, Cl आके अटैच होता जाएगा। जब तक हमारे सारे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो जाते तब तक ये रिएक्शन क्या होता है, चलता रहता है। इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या रखा गया है, चेन रिएक्शन रखा गया है। पहले CH4 थे, फिर CH3 हो गया, फिर CH2 हो गया, फिर CH हो गया, फिर फाइनली ये CCl4 हो गया। जितने हाइड्रोजन हट रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में हम लोग इसमें क्या ऐड करते जा रहे हैं, क्लोरीन ऐड करते जा रहे हैं। अब इसको चाहे तो छोड़ सकते हैं, हमारे किसी काम का नहीं है, बट एक बार देख लेते हैं फिर भी, एग्जाम में इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। पहले क्या होता है, इनिशिएशन होता है जिसमें क्या बनता है, एक फ्री रेडिकल बनता है। तो क्लोरीन क्लोरीन के बीच का बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक होता है और क्या बन जाता है, एक क्लोरीन का रेडिकल बन जाता है। फिर ये क्लोरीन का रेडिकल मीथेन के पास जाता है, यहाँ से एक H निकाल लेता है, खुद HCl बन जाता है और फिर मिथाइल का रेडिकल क्रिएट कर देता है। फिर ये जो मिथाइल का रेडिकल होता है ये क्लोरीन के पास जाता है और CH3Cl बना देता है, और प्रोसेस आप कैसे चलती रहती है। रिएक्शन टर्मिनेट कैसे होगा, जब सारे के सारे रेडिकल्स आपस में कंबाइन हो जाएंगे और रेडिकल्स आपके फिनिश हो गए तभी आपका रिएक्शन क्या होता है, ये एंड हो जाता है। तो आपको इस पूरे पोर्शन में फंसने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं। आपको बस क्या ध्यान रखना है, इस रिएक्शन को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास कंबशन रिएक्शन। बहुत सिंपल है, अगर आप हाइड्रोकार्बन बेसिकली एल्केन ही पढ़ रहे हैं तो एल्केन का कंबशन करते हो कंप्लीट, तो CO2 और H2O बनता है। जैसे CH4 में O2 डाला तो CO2 और H2O आपका बाहर हो गया। कोई भी क्वेश्चन आप लिखें तो बैलेंस करके ज़रूर लिखें। इनकम्प्लीट कर रहे हैं तो CO2 की जगह बस क्या क्रिएट हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड क्रिएट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल हमने यहाँ लिस्ट कर रखा है। कैटलिस्ट वाला जो हमारे पास है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्या करते हो, कॉपर लेते हो एज अ कैटलिस्ट इस कंडीशन पे, तो जो एल्केन होता है वो अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। मतलब मीथेन होगा तो वो क्या बन जाएगा, मीथेनॉल बन जाएगा। अगर आप मोलिब्डेनम ऑक्साइड लेके हीट करते हो तो एल्केन किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब आपने मीथेन लिया तो उससे मिथेनल बन जाएगा। और अगर आप Ag2O लेते हो तो आपको क्या मिल जाएगी, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगी। अगेन अगर आपने मीथेन लिया तो उससे आपको क्या मिल जाएगी, मीथेनोइक एसिड मिल जाएगी। ओके, मतलब अगर आपने CH4 ले रखा है तो CH4 से आपको पहले वाले केस में क्या मिल जाएगा, CH3OH अल्कोहल मिल जाएगी। दूसरे केस में आपको क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड मिल जाएगा, उसके साथ क्या बाहर हो जाता है, वाटर बाहर हो जाता है। और तीसरे केस में आपको क्या मिल जाती है, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाती है। तो बस आपको ध्यान रखना है कि किस कंडीशन में
इन रिएक्शंस को किया जा रहा है, कौन सा कैटलिस्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट रिएक्शन का नाम है एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन रिएक्शन C6 से स्टार्ट होता है। V2O5 चाहिए 773 केल्विन पे 10 से 20 atm का प्रेशर, और हम लोग बेंजीन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो C6H14 को ऐसे लिखा जा सकता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। 6 कार्बन हमने ऐसे लिख दिए। बस इन कार्बन्स के बीच में यहाँ पे एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है, और क्या बन जाता है, ये बेंजीन बन जाता है। ठीक है, अगर आपको उसने C7H16 दे रखा है तो 7 में से 6 तो आप ऐसे ही अरेंज करेंगे, बाकी जो एक बचेगा वो ऊपर की तरफ लगा देंगे। तो ये जो 6 थे ये तो हमारे बेंजीन बन जाएंगे, और इसके ऊपर क्या अटैच हो जाएगा, एक CH3 आके अटैच हो जाएगा। तो आप लोग क्या क्रिएट कर देंगे, इस मॉलिक्यूल का जो कॉमन नेम है वो टॉलवीन है, स्पेलिंग गलत हो सकती है बट इसको टॉलवीन कहते हैं, और इसका जो IUPAC नेम है वो क्या है, मिथाइल बेंजीन है। ठीक है, नेक्स्ट है आइसोमराइजेशन। इस रिएक्शन को भी आप छोड़ सकते हैं, हमारे किसी काम का नहीं है, बस आपको आइसोमर बना के दिखा देने हैं। कोई भी हमारे पास एल्केन दे रखा हो उसका कोई भी एक आइसोमर आप बना के दिखा दो, और रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होता है, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में होता है। जैसे ये ब्यूटेन था तो ब्यूटेन का एक ही आइसोमर पॉसिबल है, अगर आप पेंटेन लेंगे तो उसके 3 आइसोमर पॉसिबल हैं। तो ये तो बहुत छोटा सा स्टफ़ है, इसलिए एग्जाम में कभी नहीं आता। ठीक है, अगर आप स्टीम के साथ रिएक्शन करते हो तो आपको मिलती है कार्बन मोनोऑक्साइड, और उसके साथ H2 गैस रिलीज़ हो जाती है। रिएक्शन एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है, निकल की प्रेजेंस में होता है। इस रिएक्शन को भी आप बेफिक्रली छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है पायरोलिसिस। इसमें बस हमारे पास एक एल्केन होगा, और उसको हम लोग हीट करके ब्रेक कर रहे हैं हर केस में, और हमें अलग अलग रिजल्ट क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पायरोलिसिस। ये भी हमारे किसी काम का नहीं है, रीड करके आप इसे छोड़ सकते हैं, एग्जाम में ये कभी नहीं आता। तो कन्फर्मेशन आइसोमर क्या है, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम इन 3D स्पेस ड्यू टू रोटेशन ऑफ कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। जैसे हमारे पास ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, इसके साथ हमारे 3 हाइड्रोजन, मतलब 3 ग्रुप्स कनेक्ट हैं। मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे हमारे पास Cl है, यहाँ हमारे पास Br है, और यहाँ हमारे पास I है। बस हम लोग क्या कर रहे हैं, इनकी पोजीशंस चेंज कर रहे हैं 3D स्पेस में। इनकी पोजीशन चेंज करने की वजह से हम बेसिकली हम बॉन्ड तोड़ के हटा नहीं रहे हैं, बस हम इस बॉन्ड को क्या कर रहे हैं, ट्विस्ट कर रहे हैं, उसको हम रोटेट कर रहे हैं। तो रोटेट करने पे Cl अभी ऊपर था, अगर आप इसको रोटेट करोगे तो I ऊपर चला जाएगा, Cl उसके नीचे आ जाएगा। इस टाइप के रोटेशंस के बारे में बेसिकली बात हो रही है। 2 तरीके से दिखा सकते हैं हम। पहला मेथड होता है सॉहर्स प्रोजेक्शन, जिसमें हम Y का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर मेरे पास है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, तो मैं ऐसे पहला Y बना दूंगा, ऐसे दूसरा Y बना दूंगा, और दोनों को क्या कर दूंगा, कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट Y क्रिएट हो गया, ये मेरा सेकंड Y क्रिएट हो गया। फर्स्ट Y के पास जितने भी हाइड्रोजन थे वो हमने प्लेस कर दिए, सेकंड वाले के पास जितने भी थे वो हमने प्लेस कर दिए। ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट में इस हाइड्रोजन के पीछे ये वाला हाइड्रोजन आ रहा है, लाइकवाइज इस हाइड्रोजन के पीछे ये वाला हाइड्रोजन आ रहा है, और इस हाइड्रोजन के पीछे ये वाला हाइड्रोजन आ रहा है। तो अगर कोई इसको फ्रंट से देख रहा है, सपोज इसको हम यहाँ से देख रहे हैं, तो हमें सिर्फ ये वाले हाइड्रोजन दिखाई देंगे, पीछे वाले हाइड्रोजन हमारे क्या होंगे, उसके पीछे छुप जाएंगे। मतलब बेसिकली क्या हो जाएंगे, एक्लिप्स हो जाएंगे। जैसे स्कूल में अगर रो बनाते हो आप, तो पहला जो पर्सन होता है उसके पीछे कितने भी लोग खड़े हों, अगर आप फ्रंट से देखेंगे तो बस आपको क्या दिखाई देगा, पहला वाला ही दिखाई देगा। बट अगर उसकी हाइट छोटी होती है और बाकी सबकी हाइट काफ़ी बड़ी बड़ी होती है, तो आप पीछे वाले लोगों को भी देख सकते हो। बट क्योंकि ये मॉलिक्यूल आइडेंटिकल है, ये भी H का आइटम है, ये भी H का आइटम है, ये सारे H के आइटम है, तो फ्रंट वाले H के आइटम्स ने बैक वाले H के आइटम्स को क्या कर दिया है, हाइड कर दिया है। तो इससे बनने वाला जो अरेंजमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं एक्लिप्स्ड अरेंजमेंट। तो ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन इस वाई के अंदर एज इट इज़ है, इनको चेंज नहीं किया गया। जब रोटेशन हमने करी 60 डिग्री घुमाया बेसिकली, या इस केस में हमने 60 डिग्री घुमाया, तो ये वाला चला जाएगा इधर, ये आ जाएगा इसकी पोजीशन पे, और ये चला जाएगा इधर। तो ये हाइड्रोजन ऊपर की तरफ आ गया, ये इधर आ गया, और ये इधर आ गया। इस हाइड्रोजन के पीछे अब कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इस हाइड्रोजन के पीछे भी कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, और इस हाइड्रोजन के पीछे भी कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। मतलब फ्रंट से अगर हम देखेंगे तो हमें सारे के सारे हाइड्रोजन दिखाई देंगे, 3 फ्रंट कार्बन की और 3 बैक वाले कार्बन के, तीनों फ्रंट एंड तीनों बैक के हमें क्लियर दिखाई देंगे। तो इस वाले फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैगर्ड फॉर्म कहते हैं। दूसरी प्रोजेक्शन होती है न्यूमान प्रोजेक्शन। न्यूमान प्रोजेक्शन थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक सर्कल से एक कार्बन को रिप्रेजेंट कर देते हैं, जिसको हम जनरली बैक वाला कार्बन मानते हैं, और दूसरे कार्बन को हम इस तरीके से दिखाते हैं, ये इसका पहला बॉन्ड, ये इसका दूसरा बॉन्ड, ये इसका तीसरा बॉन्ड।
ठीक है, हमने एग्जांपल वही ले रखा है फिर से, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो पहला जो हमारे पास हाइड्रोजन है इधर है, दूसरा हाइड्रोजन इधर है, तीसरा हाइड्रोजन इधर है, और इन सब के बीच में कितना एंगल होगा हमारे पास, 120 डिग्री का एंगल होगा। ठीक है, ये सारे एंगल कितने होंगे, 120 डिग्री के होंगे। ठीक है, अब हमारे पास जो बैक साइड वाला कार्बन है उसको हमने ऐसे दिखा रखा है, ये हमारा बैक वाला कार्बन है। तो ये बैक वाले कार्बन का फर्स्ट हाइड्रोजन, ये बैक वाले कार्बन का सेकंड हाइड्रोजन, ये बैक वाले कार्बन का थर्ड हाइड्रोजन, मतलब बेसिकली तो उसके पीछे ही आ रहा है। ठीक है, तो शो करने के लिए थोड़ा सा बाहर निकाल देते हैं हम लोग, बट अगर हम फ्रंट से देखेंगे तो हमें बस ये दिखेगा, ये दिखेगा और ये दिखेगा। इसके पीछे वाले तीनों हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे, छुप जाएंगे, एक्लिप्स हो जाएंगे। इसलिए वाली फॉर्म कौन सी है, एक्लिप्स्ड वाली फॉर्म है। अगर आप क्या करते हो फिर 60 डिग्री घुमाते हो, तो 60 डिग्री घुमाने पर आप किसी को भी 60 डिग्री घुमा सकते हो। मैंने बैक वाले कार्बन को 60 डिग्री घुमाया है, तो जब ये 60 डिग्री रोटेट करेगा तो ये इधर आ जाएगा, इस पोजीशन पे आ जाएगा। जो ये वाला था वो इस पोजीशन पे आ जाएगा, और जो ये वाला था वो इस पोजीशन पे आ जाएगा। ये वाली जो फॉर्म है इसमें हर हाइड्रोजन हमें क्या हो रहा है, विजिबल हो रहा है। तो इस फॉर्म को हम लोग क्या बोलेंगे, अब स्टैगर्ड फॉर्म बोलेंगे। और जितने एंगल से आप उसको घुमाते हो उस एंगल का नाम डाईहीड्रल एंगल होता है। और स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो स्टैगर्ड ज़्यादा स्टेबल होता है, एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक्लिप्स की एनर्जी ज़्यादा होती है। इसका मतलब क्या है कि जिसमें एनर्जी ज़्यादा होती है वो चीज़ हमेशा अनस्टेबल होती है। अब एक्लिप्स फॉर्म अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं। तो क्लोज आने से उनके बीच में क्या ऑपरेट कर रही है, रिपल्शन ऑपरेट कर रही है। एंड ड्यू टू रिपल्शन उनकी जो स्टेबिलिटी है वो घट रही है। और अगर स्टेबिलिटी हमारी घट रही है तो एनर्जी हमारी क्या हो रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी। ठीक है, तो ये थे हमारे पास प्रोजेक्शंस। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आइसोमेरिज्म है। तो आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि हमारे पास जो मॉलिकुलर फॉर्मूला है वो तो सेम रहता है, बट क्या डिफर हो जाते हैं, आपके स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाते हैं। तो एल्केन जो होता है वो चेन आइसोमेरिज्म दिखाता है। चेन आइसोमेरिज्म का मतलब है कि जो पेरेंट चेन है उसकी लेंथ बार बार चेंज हो रही है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखें तो 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4, दोनों का जो फॉर्मूला है वो क्या है, C4H10 है। मतलब दोनों का जो मॉलिकुलर फॉर्मूला है वो सेम है। बट इसमें देखें तो इसकी पेरेंट चेन में 4 कार्बन है इसलिए ब्यूटेन है, और इसकी पेरेंट चेन में 3 कार्बन है इसलिए प्रोपेन है। और बचा हुआ कार्बन उसके ब्रांच में चला गया, मतलब 2 मिथाइल प्रोपेन बन गया है। ऐसे आप पेंटेन, हेक्सेन इन सब के आइसोमर्स बना के चेक कर सकते हैं। आप इनको बना लेना और फिर स्ट्रक्चर्स मैच करना कि आपने कितना सही किया है कितना गलत किया है। क्योंकि 10th का ही स्टफ है तो उसको हम ज़्यादा डिटेल में डाइव नहीं करेंगे। और ये हमारे पास होते हैं चेन आइसोमर्स ऑफ एल्केन्स।